जो शुरुआती कक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी है और इसकी जो पहली क्लास थी वो भी मैं ले चुका हूँ इससे पहले। वो आप जरूर देखिए और जो आपके भाई बंधु आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस प्रोग्राम से जोड़िए और उन्हें भी इस लाभ का मौका प्रदान कीजिए। साथ ही मैं आपको ये एक नई इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि आने वाली जो 10 तारीख है, 10 फेब से हमारे बंधु ही हैं विक्रम सिंह जी राठौड़, इन्होंने आरएस मेंस लिखा है और हाल में ये वीडियो में चयनित भी हो चुके हैं। ये आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर का पोर्शन लेके आ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको उससे भी जुड़ना है और हमारी एक जो यूएसपी है वो क्या है, इस सिंपल सी बात होगी, हम कोई बीच में चीज छोड़ेंगे नहीं। जैसे जनरली क्या होता है, यूट्यूब पे कोई पूरा कोर्स नहीं करवाएगा आपको आरएस का, लेकिन हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि पूरा कोर्स विधिवत रूप से और सारगर्भित तरीके से हम कोर्स करवाएंगे और कंप्लीट फॉर्म में करवाएंगे और जो सब्जेक्ट के माहिर होंगे उनसे करवाएंगे। हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी होगी और हमारी जितनी कोशिश रहेगी वो अच्छी रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस प्रोग्राम से साथ जुड़ना है आपको। तो आज पढ़ते हैं आगे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पिछला वाला, कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि उस समय हमने क्या था, शुरुआत की थी। पिछले जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हमने राज्य का सिद्धांत पढ़ा था। उसी को मैं आज थोड़ा सा पिक्टोग्राफिक फॉर्म में बताते हुए अच्छे तरीके से जो एक पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेहतर रूप से और एक इनोवेटिव तरीके से चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में एक राज्य का स्वरूप है और उस राज्य के अंतर्गत, राज्य को ही हम सरकार बोलते हैं अगर, तो राज्य या सरकार के अंतर्गत एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है, और वो ही हमारे राज्य को या शासन को चलाने का काम कर रही है। तो फिर हम राज्य का सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इन तत्वों की यानी विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राज्य का स्वरूप कहाँ से आया, ये पढ़ने के लिए हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, ताकि हम आज जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे आज हम स्टैंड कर रहे हैं, वर्तमान हमारी स्थिति है, तो इस वर्तमान का जो भूतकाल है, जो इसका कारण था, वो अगर हम जान लें तो हमें ये चीजें बेहतर रूप से आज की जो वर्तमान स्थिति है वो समझ में आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। जो लास्ट कक्षा की हमारी बात थी, डिस्कशन था, उसी को कंटिन्यूस करते हुए थोड़ी सी हम पिछली वाली बात करेंगे और उसमें कुछ पॉइंट एड ऑन हो जाएंगे। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से बहुत ही सारगर्भित तरीके से और एक पैटर्न फॉलो करते हुए मिलेंगे। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो मैं शुरू करता हूँ, देखो। चलो एक पीपीटी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मानव अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, मानव जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, उस समय राज्य का अस्तित्व नहीं था। जब मानव प्राकृतिक अवस्था में था, उस समय राज्य का अस्तित्व नहीं था। तो फिर उस समय राज्य का अस्तित्व क्यों नहीं था, उसका कारण भी हमें पता होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, दो प्रकार की अवस्था है। एक है जब मानव जब मानव
प्राकृतिक अवस्था में है। और दूसरी अवस्था है जब मानव विकसित अवस्था में है, विकसित अवस्था में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब मानव प्राकृतिक अवस्था में था, तब क्या स्थिति थी, और जब मानव विकसित हो गया, तब क्या स्थिति है? उस स्थिति को आप इस स्लाइड के माध्यम से देखिए। जब मानव इस लाइन पे यानी विकास के पथ पर नहीं चला, तब उसकी स्थिति कैसी थी? तो वो खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन यापन करता था। दूसरी बात क्या है कि जीवन जो निर्वाह था उसका, वो कंदमूल इनसे होता था। जो फल फूल होते थे, कंदमूल होते थे, वो उसके जीवन यापन का मुख्य साधन था। और व्यक्ति का जीवन कैसा था? खाद्य संग्राहक के रूप में। वहीं संपत्ति को कब्जे में रखने या लोभ, ये उसका आचरण नहीं था। संपत्ति को कब्जे में रखने का लोभ उन मनुष्यों में विद्यमान नहीं था, और इनके पास कोई स्थायी निवास ही नहीं था। ये घुमंतु प्रवृत्ति के थे। मैं इन सब के कारण भी आपको स्थापित करके बता दूंगा। और इनके जीवन में स्थायित्व की कमी थी। जो प्राकृतिक मानव मानव था, एक तो वो खाद्य संग्राहक था। पहली बात ये समझी हमने। दूसरी बात हमने समझी कि जो व्यक्ति था, वो संपत्ति को कब्जे में करने की प्रवृत्ति नहीं रखता था। तीसरी बात हम समझे तो क्या है कि वो स्थायी निवास नहीं करता था, यानी उसमें घूमने की प्रवृत्ति थी या घुमंतु था। देखिए, जब प्राकृतिक मानव था वो जंगल में जी रहा था, उसमें स्थायित्व की कमी नहीं थी। कमी क्यों थी? इस बात को हम देखें तो स्थायित्व की कमी इसलिए थी क्योंकि उस समय ना तो उसको खेती के तरीके पता थे। वो आरंभिक मानव था। अब आरंभिक मानव को तो कोई आइडिया ही नहीं है। हमने खेती करना तो बहुत बाद में सीखा है ना। जो कृषि के औजार है, वो सारी उत्पत्ति जो हुई है वो बहुत बाद में हुई है, लेट पीरियड में हुई है। जैसे हम लोहे की अगर आविष्कार की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व की बात है, बीसी की बात है। ऋग्वेदिक और जो उत्तर वैदिक के बीच का पीरियड है, 1000 बीसी, वहां पे लोहे की खोज हुई है। इतनी लेट हुई लोहे की खोज, और फिर कृषि की शुरुआत हुई विधिवत। तो यहाँ का मानव क्या करेगा? ना तो उसके पास कोई आइडियाज, ना खेती करने के तरीके। तो व्यक्ति कैसा होगा? खाद्य संग्राहक होगा या खाद्य उत्पादक होगा? खाद्य संग्राहक होगा। जब व्यक्ति खाद्य संग्राहक है, वो जंगलों में भटकता है, दौड़ता है और अपने भोजन की तलाश करता है। और जब भोजन की तलाश करता है और व्यक्ति खाद्य संग्राहक है, तो वो परिवार को कैसे पालेगा? परिवार को कैसे पालेगा? तो यहाँ पे परिवार व्यवस्था भी विद्यमान नहीं होगी, यानी परिवार भी यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरी बात और जाननी हो, और क्या हम जान सकते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति में भागने की प्रवृत्ति होती थी। व्यक्ति एक स्थान पर रुकता नहीं था, और उसको जान का खतरा भी रहता था। क्या जंगल में सिर्फ व्यक्ति रहता था? शेर भी तो रहता था। कब कौन किसको खा जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। यानी व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व की कमी है। देखो, व्यक्ति के जीवन में क्या है? स्थायित्व की कमी है। शेर कब आए और मुझे खा जाए, कोई भरोसे नहीं है। तो भाई, यहां जिंदगी है 2 दिन की। वही जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ, व्यक्ति समय दर समय जब संगठित हुआ या विकसित हुआ, इस विकास के पथ पर चला, तो व्यक्ति का जीवन कैसे हो गया? आज के मुकेश अंबानी जैसा, आज के हमारे जैसा। हम आज एक परिवार की व्यवस्था में रहते हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, तो हम संगठित रूप में आ गए। ये इनके पीछे का कारण क्या है? मूल क्या है? मूल ये है कि हमने कृषि करना सीख लिया, हमने एक अस्थायी निवास पद्धति को अपना लिया, हमने पशुपालन सीख लिया। ये सारी प्रवृत्तियां जो मानव में आई, उसने समय समय पर सीखी, और समय दर समय ये चीज सीखता गया, और उसके साथ ही व्यक्ति का जीवन असंगठित रूप से संगठित रूप में
बदल गया। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है और आप बेहतर रूप से इस बात को समझ पा रहे हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत लोग इसको समझा नहीं पाते और कोई समझा पाता है तो समझाते नहीं और बहुत फटाफट डायरेक्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हमें राज्य का जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो पढ़ना हो, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जब राज्य नहीं था तब व्यवस्था कैसी थी। जंगली था इंसान, घुमंतु था इंसान, स्थायित्व की कमी थी इंसान में। जो इंसान था वो खाद्य संग्राहक था। ये सारी प्रवृत्तियां व्यक्ति को परिवार व्यवस्था वाला नहीं बनाती है, जबकि उसे घुमंतु बनाती है। तो जब व्यक्ति संगठित हो गया तो आज का मुकेश अंबानी देख लो, आज के मोदी जी देख लो, आज का अडानी देख लो, आज के हम और आप सारे जो हैं संगठित जीवन जी रहे हैं, परिवार वाली व्यवस्था जी रहे हैं। तो यही है विकासवादी सिद्धांत जिसको हम कह रहे हैं। विकासवादी सिद्धांत क्या है कि व्यक्ति असंगठित जीवन से संगठित जीवन की ओर चला गया। यही है विकासवादी सिद्धांत। अब थोड़ा सा और इसमें देखना हो, देखो, जब मानव प्राकृतिक आवास में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, तब बात क्या होती है कि कोई एक नारी थी, जैसे कोई एक स्त्री होती थी, उस स्त्री पर किसी एक पुरुष का कब्जा नहीं होता था। आज जो एक पुरुष का एक नारी पर अधिकार होता है, ये सब आज वर्तमान जो आधुनिक काल है उसमें कहना सार्थक नहीं है, क्योंकि ये फेमिनिज्म के कहीं विरोध में चला जाता है। और वास्तविक रूप ये है कि आज वुमन भी इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, और पुरुष भी आत्मनिर्भर है। लेकिन मैं आपको पुराने समय की बात बता रहा हूं कि उस समय किसी एक स्त्री पर एक पुरुष का अधिकार नहीं होता था। मैं बता रहा हूं आपको परिवार व्यवस्था कैसे जन्मी। परिवार व्यवस्था यहाँ नहीं थी, क्यों? क्योंकि पुरुष का स्त्री पर अधिकार ही नहीं था। तो पुरुष उस स्त्री का केयर टेकर या उस स्त्री का संरक्षक के रूप में भूमिका नहीं निभा रहा था, मानव जब प्राकृतिक अवस्था में था। इस बात को हम समझ पा रहे हैं। तो फिर जो पुरुष था वो कैसी जिंदगी जी रहा था? यानी पुरुष जो था उस समय कुत्ते की जिंदगी जी रहा था। आज जो कुत्ता होता है वो क्या करता है? किसी के साथ भी सेक्स कर लिया, और उनके जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वो क्या है, उनको पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कितने हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है, असीमित है। वैसे ही पुरुष क्या करता था, किसी भी स्त्री के साथ संभोग कर लेता था, फिर आगे मूव कर जाता था या आगे चला जाता था। जंगली था इंसान तो इंसान घुमंतु था तो वो आगे चलता जाता था। तो यहाँ पे अस्तित्व स्थायित्व की कमी थी, और कहीं न कहीं वो परिवार व्यवस्था नहीं थी। उसका कारण एक ये भी है कि वो पुरुष जो था, वो स्त्री पर अपना अधिकार नहीं जमाता था, या उनमें आपस में तालमेल नहीं था। कोई पर्टिकुलर एक पुरुष किसी पर्टिकुलर स्त्री को अपना नहीं मानता था, और वो कुत्ते की तरह जीवन जी रहा था। ये भी एक विचारकों का मत है। स्वतंत्र यौनाचार की स्थिति विद्यमान थी, और बच्चे जो थे संकल्प यानी संभोग मात्र से उत्पन्न किए जाते थे। कुत्ते का जीवन जी रहा था इंसान, और लोग अपना अपना और पराया नहीं जानते थे। जो प्राचीन अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था, उसमें स्थायित्व की, भाई देखो मेरी बात सुनो। आपको आज कोई बोले कि कल आप मरने वाले हो, कल आप मरने वाले हो, या आपको कोई रोग हो, आप मरने वाले हो, तो भैया जब आप मरने ही वाले हो तो क्या आप यूपीएससी के एग्जाम की या आरएस के एग्जाम की या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे जो 6 महीने बाद आने वाला है? नहीं करोगे ना। उसी तरह जब व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व ही नहीं है, वो अस्थायी घुमंतु प्रवृत्ति का है, खाद्य संग्राहक की अवस्था में है, तो भैया वो परिवार क्यों बनाएगा? और दूसरी बात, वो निजी संपत्ति अपने क्यों रखेगा? वो कहीं एक स्थान पे ठहरता ही नहीं है, वो रुकता ही नहीं है किसी एक स्थान पर्टिकुलर स्थान पे। तो वो जमीन लेके क्या करेगा? अगर वो यहाँ जमीन को कब्जा भी करेगा तो वो तो वापस कभी आना ही नहीं है यहाँ पे, वो तो भाग रहा है, जंगल में आगे आगे जा रहा है, क्योंकि उसको ये तक नहीं पता। भाई आज तो अपन को ये तो पता है अपन भारत में रहते हैं, उसको तो ये भी नहीं पता भारत है सारे जहां जहां जंगल, उतना वो भागता जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखें, गौर करें इस बात को। तो जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें क्या था? न तो अपना, नहीं पराया, नहीं निजी संपत्ति, और न ही कोई
राजा भैया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राजा वहां होगा जहां जनसंख्या होगी, जहां भूभाग होगा, जहां पे सरकार होगी, जहां पे संप्रभुता होगी। तो ये कोई चीज है क्या? जब व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व ही नहीं, वो तो घुमंतु प्रवृत्ति का है, घूमता फिरता है, फिर राज्य कैसे होगा? और राज्य नहीं तो राजा भी नहीं। ये सारी चीजें प्राकृतिक अवस्था की मैंने आपको समझाई है। आई होप आपको ये चीजें सारी पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। आप कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट हो अगर, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैं अगली कक्षा में उसको आपको बता दूंगा या उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अब मुझे आपको क्या बताना है? अब मुझे आपको बताना है कि जब व्यक्ति संगठित जीवन में आ गया, यानी मुकेश अंबानी बन गया, तो क्या हो गया? क्या चेंजेस आ गए? क्या परिवर्तन आ गए? यानी व्यक्ति अब जो है वो इस स्थान पर आ गया, इस स्थान से इस स्थान पर आ गया, संगठित बन गया। पहले था असंगठित, अब हो गया संगठित। तो संगठित में कैसा जीवन जी रहा है वो? तो संगठित में परिवार व्यवस्था आ गई। ठीक है, परिवार व्यवस्था आ गई। व्यक्ति में व्यक्ति अब स्वार्थी हो गया, यानी जो संपत्ति अपना और पराया वाला जो भाव था, अपना और पराया वाला जो भाव था, वो आ गया। और निजी संपत्ति रखने का भी एक विचार यहां से उत्पन्न हो चुका है। इसी के साथ जब जनसंख्या आ गई, परिवार व्यवस्था के माध्यम से जनसंख्या, अब लोग अस्थायी निवास करने लग गए, तो जनसंख्या तो वहां से हो गई, और एक फिक्स जमीन उन्होंने अस्थायी निवास कर दिया, तो एक जमीन का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो वो भूभाग हो गया। और जनसंख्या पर भी निवास कर रही है, परिवार व्यवस्था के रूप में वहां पर जनसंख्या भी निवास कर रही है और एक भूभाग भी है। और साथ ही अब इन दोनों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए, यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर हस्तक्षेप ना कर ले, यानी मैं कहना चाह रहा हूं, अपना पराया की जो भावना है वो आ चुकी है, निजी संपत्ति की अवधारणा आ चुकी है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर जो अपना हक जताने या अधिकार करने की कोशिश तो जरूर करेगा। इसी हक और इसी अधिकार और इसी जो एक कह सकते हैं हम कि जबरदस्ती किसी के फटे में टांग अड़ाना या किसी को दबाना, सप्रेस करना, अमीर द्वारा गरीब को सप्रेस करना, या किसी बाहुबली द्वारा किसी कमजोर को सताना, ऐसी जो प्रवृत्तियां होगी वो बढ़ेगी जब व्यक्ति संगठित अवस्था में आ जाएगा। इसी व्यवस्था इसी जो समस्या थे, ये समस्या के रूप में उभरा। इस समस्या से बचने के लिए हमने क्या किया? राज्य बनाया, और राज्य बन चुका है। तो राज्य की अवधारणा भी आ गई, राज्य आ गया तो फिर राजा भी होगा। तो ये सारे जो चीजें हम समझ चुके हैं कि कैसे विकास हुआ। अभी तक आपको ये सारी चीजें आई होप समझ में आ रही होगी। आप सिर्फ कंपेरेटिव स्टडी करते हुए पढ़िए और एक इनोवेटिव फॉर्म में पढ़िए। अब ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है, सबसे पहले इसकी जो जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद में मिलती है। और राज्य की उत्पत्ति का जो अंकुर, यानी वो बीज कहाँ से आया, तो जब मनुष्य ने किसी भूभाग पर, मैंने बता दिया, किसी भूभाग पर सहनिवास, यानी पुरुष और मेल या फीमेल, मेल और फीमेल अब साथ में रहना शुरू कर दिए, वहां से ये व्यवस्था आ गई, या विकासवादी सिद्धांत, वो है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। की राज्य जो व्यक्ति था पहले असंगठित जीवन जी रहा था और अब संगठित हो गया, तो अब राज्य की जरूरत पड़ेगी। वही है कि सहनिवास में आ गए व्यक्ति, अब भूभाग पर एक स्टेबल हो गए या स्थायी हो गए, और जो पारस्परिक संबंध होते हैं एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, वो जटिल हो रहे हैं। जनसंख्या बड़ी है, एक ही जगह पे, एक ही लोकेशन पे व्यक्ति या लोग रह रहे हैं, सह निवास कर रहे हैं, तो अब जटिलता बढ़ रही है। समाज की जो जटिलता होती है वो बढ़ रही है, और जनसंख्या और कार्य क्षेत्र और आवश्यकताओं की वृद्धि, यानी अब लोग एक अस्थायी निवास करेंगे, तो अस्थायी निवास करेंगे, तो मुझे बताओ, आपकी भारत में रहते हो आप, अपना जो रिसोर्स है, आप खाने की चीजें हैं, वो आप चाइना लेने जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना। आप अपना रिसोर्स कहाँ ढूंढोगे? आप किसी भारत के लोकेशन पे ही आप अपना
संसाधन ढूंढोगे, संसाधन आप अपना भारत के उसी स्थान पर ढूंढोगे, तो फिर भैया जब आपको वहीं ढूंढना है, अब संसाधनों की जो कमी की एक बात होगी, संसाधनों की कमी आपको खलल पैदा करेगी कि नहीं करेगी? संसाधनों की कमी की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर इसे हो क्या सकता था? हो ये सकता था कि अगर राज्य नहीं होता, और राज्य नहीं होता, कानून नहीं होता, तो एक व्यक्ति ज्यादा संपत्ति या ज्यादा संसाधन पर अपना अधिकार जमा लेता, और जब अधिकार संसाधन पर एक ही व्यक्ति जमा लेता तो बाकी सारे मर जाते। तो ये राज्य की एक गलत अवधारणा हो जाती, और फिर जो प्रकृति में मानव का अस्तित्व था, उसके अस्तित्व का संकट आ जाता। तो ये मनुष्य तो समझ नहीं पाता ना कि अस्तित्व का संकट आ जाएगा। एक जो अमीर होता है वो गरीब को खा जाता है, लेकिन उसको पता नहीं कि उसके पीछे एक समाज नष्ट हो रहा है। इस बात को ध्यान रखिए आप। और साथ ही मैं कह रहा हूँ कि समाज में जटिलता आ रही है, और व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है यहाँ पे। जब संगठित जीवन जीता है वो, क्योंकि संसाधन की कमी आ रही है, समाज जटिल हो रहा है, अपना पराया की भावना आ रही है, जनसंख्या और कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है आपका, और जिससे क्या हो रहा है, आपसी संघर्ष जो जन्म ले रहे हैं, आपसी संघर्ष जन्म ले रहे हैं। अब जब आपसी संघर्ष जन्म ले रहे हैं, तो इन संघर्षों के समाधान हेतु, इन संघर्षों के समाधान हेतु जिस संरचना की आपने स्थापना की थी, वही है राज्य। आई होप ये बात आपको आज समझ में आई होगी कि राज्य है क्या। राज्य कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि राज्य वो तंत्र है, वो शासन है, वो सरकार है, जो हमको नियंत्रित और नियमित करने का काम करती है, ताकि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के निजी जीवन में या उसके अधिकारों को खत्म ना कर दे, या उसका हनन ना करे। इसी चीज से बचाने के लिए हमने राज्य के स्वरूप को बनाया। तो देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। अब देवीय सिद्धांत की जो है जो थ्योरी है, वो पुरानी थ्योरी थोड़ी सी। ये क्या कह रही है कि जो राजा होता था, वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। देखो, यहाँ पे ना तो जनसंख्या जो जनता थी, वो अवेयर थी कि अपने अधिकार राज्य को स्वयं दे दे, ऐसा नहीं कर सकती थी। और वहां पे होता क्या था कि राजा एक राज्य दूसरे राज्य को, मतलब एक राजा दूसरे राजा को मार कर या उसको हरा कर किसी एक राज्य पर अधिकार जमाता था। इस बात को थोड़ा कोरिलेट करिए आप। जब अधिकार जमा लेता था, तो यहाँ पे आप एक सामाजिक ढांचे की बात समझिए कि जब राजा ने दूसरे राजा को हरा कर किसी राज्य पर अधिकार जमाया, तो क्या वहां की जनसंख्या उस राजा के प्रति जनसंख्या उस राजा के प्रति वफादार होगी या उसकी हितैषी होगी? नहीं, क्योंकि इनमें तो अस्थायित्व की यहाँ पे भी तो कमी है, इनमें राजा में कब कौन से क्षेत्र का कौन सा राजा बदल जाए। तो यहाँ पे ये नहीं होता था, तो फिर समस्या थी। लेकिन राजा का एक दायित्व होता था, राजा खुद को, या सिद्धांति एक मतलब सिद्धांत था कि राजा जो होगा वो जनता का हितैषी होता है या ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और इसी अवधारणा को लेते हुए कहा गया कि जनता का संरक्षक है राजा, और जो वो देवता का प्रतिनिधि, यानी देवता ने उसको भेजा है, देवता का अंश है वो। जो जनसंख्या है या जन है, जो आम आदमी है, उसको नियंत्रित करने या उसके संरक्षण का कार्य जो होगा वो राजा को करना पड़ेगा। और जो राजा कहेगा वो क्या है, सबसे उच्च स्तर की बात है, या उसको आप मना नहीं कर सकते, उसको आप टाल नहीं सकते। तो मेरा वचन ही शासन है, यही बात है। तो ये सिद्धांत कहाँ से आया? तो राज्य की जो स्थापना है, वो आरंभ में ईश्वर द्वारा हुई। ये यहूदी धर्म जो है, बाइबिल ग्रंथ है, आपने सुना होगा। तो बाइबिल ग्रंथ में ये उल्लेख है इस बात का कि प्रत्येक आत्मा जो होती है, मनुष्य सर्वोच्च शक्तियों के अधीन है। यानी ये कह रहे हैं कि आपके पास संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। आप जो अपना निर्णय लेते हो, अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हो, वो आप नहीं ले रहे हो, वो ईश्वर आपसे करवा रहा है, ईश्वर ले रहा है। उसी तरह ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पे उस समय राजा को भेज दिया, और राजा हमें नियंत्रित करने का काम कर रहा था। तो प्राचीन भारत में राजा को देवांश माना गया, अर्थात राजा की उत्पत्ति विभिन्न देवों के अंश से हुई है। और इस सिद्धांत का उल्लेख जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि वैदिक साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ और समृद्धि साहित्य और महाभारत, इन ग्रंथों में भी मिलता है। और ये देखो,
ये अवधारणा 100% सही नहीं है, अतार्किक है, इलॉजिकल है। पर इस अवधारणा को क्यों स्थापित किया गया? ताकि कोई नया राजा आए और जनसंख्या जो वहां की जनता है वो उस राजा के विरोध में क्या ना कर दे, विद्रोह ना कर दे। और विद्रोह से बचाने के लिए ये सिद्धांत लाया गया। और एक जनता का और राजा का जो एक उत्तरदायित्व की बात होती है, उत्तरदायित्व और अधिकार की बात होती है, दोनों में सामंजस्य बनाने के लिए, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व और अधिकार यानी राइट्स या अथॉरिटी, इनमें जो है सामंजस्य बनाने की बात के लिए ये एक सिद्धांत गढ़ दिया गया था। तो ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई काम का भी नहीं है। हमें जो समझना है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और जो कभी आपको मेंस की इंटरव्यू, मेंस के बाद जो इंटरव्यू दोगे आप, उसमें भी आपको अगर पूछ लिया जाएगा तो वो पूछा जाएगा आपको जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, वो पूछा जाएगा आपको। वो क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। जो सर्वाधिक प्रचलित और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो यही है। ये इंपॉर्टेंट है। तो एक महान विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं कि राज्य कोई देवी, देवी जो सिद्धांत आया था उसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि राज्य कोई देवीय संस्था नहीं, अपितु मानवीय विवेक एवं सद्गुणों का परिणाम है। यानी राज्य कोई देवीय संस्था नहीं है, राज्य कोई देवीय संस्था नहीं है, बल्कि राज्य जो है मानवीय विवेक, सद्गुणों का परिणाम है। यानी मानव ने अपने विवेक के साथ, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि राजतंत्र में या पुराने समय में जनसंख्या इतनी, जो जनता थी वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी या लिटरेट नहीं थी, या कह सकते हैं इतनी अवेयर नहीं थी कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, या उसको इतना पता हो कि राज्य को मैं बना सकता हूँ। वहां तो राजा ही कंट्रोलिंग करता था और राजा ही सब कुछ काम करता था, राजा ही देखता था। जनता को तो कुछ पता भी नहीं सकता था, जनता सिर्फ नियंत्रित होने का काम करती थी। लेकिन जब राज्य का ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत आया, इसने क्या बताया कि जो राज्य है वो लोगों के आपसी सहमति से बनाया। कैसे? ऐसे कि भैया दो लोग थे, जब समाज संगठित हो चुका है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हम विकसित हो चुके हैं या हम संगठित हो चुके हैं, मुकेश अंबानी का फोटो हमने बताया था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो जब संगठित हो चुके हैं तब हम क्या कर रहे हैं कि आपस में लड़ेंगे, पहली बात, क्योंकि सामाजिक ढांचा कैसा हो रहा है, जटिल हो रहा है, तंत्र जटिल हो रहा है, जनसंख्या का आधिपत्य, जो आधिपत्य हो रहा है, जनसंख्या आधिक्य हो रहा है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो संसाधनों पर खतरा भी आ रहा है, यानी संसाधनों में कमी आ रही है। और संसाधनों में कमी आती है तो एक जो अमीर वर्ग होता है, यहाँ जो एक बाहुबली वर्ग होता है, वो संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेगा ज्यादा। इससे बचने के लिए जो जनता थी उन्होंने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सामाजिक समझौता कर लिया कि हम अपने अधिकार एक संस्था को दे देते, ताकि हमारे जीवन से जो भी निर्णय है, जीवन से संबंधित जो सारे निर्णय हैं वो संस्था ले, ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। और वो संस्था क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। भेदभाव इस आधार पर नहीं करेगी कि अमीर को विशेष अधिकार दे दिए और किसी गरीब को कम अधिकार दे दिए, ये नहीं कर पाएगी। तो राज्य का सिद्धांत आ गया। तो राज्य में मतलब आप शासन या सरकार से लीजिए राज्य का मतलब, और शासन या सरकार में कौन बैठा है, तो केंद्र पे हम देखते हैं जैसे बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी में मोदी साहब बैठे हैं। वही राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बैठे हैं मुख्य नेता के रूप में या एग्जीक्यूटिव फॉर्म में, कार्यपालिका के रूप में, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बैठे हैं। ये जो है वो राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं या राज्य की एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं। इनको अधिकार किसने दिए? इनको अधिकार, अगर हम सामाजिक समझौते की बात करें तो किसने दिए, और अगर हम देवीय सिद्धांत की बात करें तो किसने दिए, दोनों में अंतर स्थापित हो जाएगा। जैसे कि जैसे आज की बात करेंगे या सामाजिक समझौते की बात करेंगे तो यहाँ जो अधिकार दिए हैं जनता ने दिए। यानी हम जब संविधान की बात करते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु बनाने हेतु जनता सर्वोपरि है। जनता ने अपने अधिकार क्यों दिए थे? क्योंकि हम आपस में खुद को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने अपने अधिकार एक संस्था को सौंप दिए। इस बात को हम समझ पाए हैं।
तो ये है सामाजिक समझौते का सिंपल सा सिद्धांत। ठीक है, अब आपको हम इतनी बात पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा विकासवादी सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा राज्य का देवी सिद्धांत, और तीसरा हमने पढ़ लिया सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। यानी मैं आपको एक वेन आरेख बताना चाहता हूं कि देखिए, व्यक्ति यहां पे था 0 पे, और व्यक्ति यहां मान लेते हैं हम 50 पे हो, 50 पे था या 100 पे मान लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं एक। तो जब वो 0 पे था तो व्यक्ति कैसा था? प्राकृतिक अवस्था में जंगली था। जब व्यक्ति मध्य की अवस्था में था उस समय राजतंत्र था। जो आज का व्यक्ति वो सभ्य है, सिविलाइज्ड है। तो आज क्या है? लोकतंत्र है। तो जो राज्य का वास्तविक स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है आज, राज्य वो यहां पे है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि राजतंत्र में राज्य नहीं था। राजतंत्र में भी राज्य था, लेकिन शक्तियों का वहां पे जो विभा शक्तियां देने और लेने की बात हो रही है, तो वहां शक्तियां लोग नहीं दे रहे थे राजा को, राजा खुद ले रहा था, शक्तियां ग्रहण कर रहा था। जैसे एक लड़के जाएगा और किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा, और वो क्षेत्र उसका है तो उसके अधिकार अपने आप जन्म ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और आधुनिक अवधारणा की बात कर रहे हैं, जब व्यक्ति संगठित हो गया उस समय जो राज्य है, उस राज्य का स्वरूप अलग है। उस राज्य का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पे लोग जो है वो राज्य को अधिकार दे रहे हैं। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ अब, कि राज्य की उत्पत्ति के 3 सिद्धांत पढ़ लिए हमने। और अब हम क्या समझना चाहते हैं? तो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि आप अगर पहला लेक्चर देख चुके हैं तो इस बात को और आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो राज्य का जो स्वरूप है, राज्य क्या है, हम बोले कभी तो राज्य ना एक कोई भौगोलिक इकाई नहीं है। राज्य कोई एक भौगोलिक इकाई नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो ये पॉलिटी की भाषा में या संविधान की भाषा में सही नहीं होगा। जबकि राज्य की जो वास्तविक अर्थ है, या राज्य का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? कि केंद्र स्तर की जो सरकार है, राज्यों की जो सरकार है, और जो स्थानीय स्तर पर सरकार है, पंचायतें हो गई या नगर पालिका हो गई, इनसे मिलके बनता है राज्य। तो फिर राज्य की जो वास्तविक परिभाषा है, परिभाषा क्या होगी? कि राज्य कोई भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि राज्य वह तंत्र होगा जिसे जनता ने जिसे जनता ने यानी लोगों ने अपने हितों की रक्षा के हेतु, अपने हितों की रक्षा क्यों? क्योंकि व्यक्ति अब संगठित हो गया। व्यक्ति जब संगठित हो गया भैया व्यक्ति, तो आज भैया नीरव मोदी और बहुत सारे जो विजय माल्या हैं, वो फ्रॉड करके गए ना बाहर, पैसे खा के चले गए। तो वो कैसे गए हैं? क्योंकि वो राज्य के आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने। अब जब राज्य का आज्ञा का उल्लंघन किया था उन्हें, तो उनको दंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कानून के अनुसार? तो कैसे मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज राज्य का अस्तित्व है। अगर ये स्थायित्व राज्य जो है अस्तित्व में है, और यदि ये राज्य अस्तित्व में नहीं होता तो क्या होता? ये पैसे खा के भी चले जाते और वापिस यहीं पे आके पलते और बढ़ते और ग्रोथ करते। कोई उनको कोई टोकने वाला नहीं था। और आज जो और एक समस्या देख सकते हैं हम, कि आज जितने भी गैंग रेप होते हैं या कोई भी रेप केस होता है, तो उसमें कितने कानून बने हुए हैं। राज्य उसको नियंत्रित करने का काम कर रहा है ना। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? राज्य उसे कंट्रोल कर रहा है। अदरवाइज क्या होता जब ये घटना घट रही है, और हम अगर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन माने, सोचे हम कि यदि राज्य नहीं होता तो क्या होता? तो रेप होते भैया, और वो कुत्ते की तरह जिंदगी जीते हम। किसी को कुछ भी हो जाता, किसी को दिन दहाड़े मार देता, गोली ठोक देता, कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन होता, और व्यक्ति को नियंत्रित और नियमित करने वाला कोई होता नहीं, कोई संस्था नहीं होती। और इसीलिए हमने राज्य की उत्पत्ति की थी और राज्य को बनाया था। और वो कैसे बना था? तो सामाजिक समझौते के माध्यम से बना था। हमने आपस में एक समझौता किया और अपने जो अधिकार थे वो किसी एक संस्था को सौंप दिए। तो जब संगठित जीवन में जीने लग गया व्यक्ति, तो व्यक्ति के साथ समस्या क्या आई? एक तो जनसंख्या क्या आई? जनसंख्या बढ़ रही है, आप बढ़ ही रहे हो। वहीं एक भूभाग की समस्या आई कि भूभाग कम पड़ रहा है, संसाधनों की कमी आई। इन सबको लेकर ये सब आधार है
ये सब आधार है किसके? लड़ने और झगड़ने के। तो इनसे बचाने के लिए यानी आपके जो सेफ्टी वॉल्व के रूप में या सुरक्षा कपाट के रूप में कौन काम कर रहा है? तो वो सुरक्षा कपाट की तरह काम कर रहा है राज्य। तो राज्य आपको बचाएगा। आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको आपके विकास के लिए उपयुक्त दशाएं मिलेगी। अदरवाइज ऐसा होता कि अमीर का बच्चा ही एक आरएस ऑफिसर बनता, अमीर का बच्चा ही सब कुछ होता, सब कुछ संसाधन जितने भी संसाधन है राज्य के पास या राज्य नहीं होता, जितने भी किसी भूभाग पर संसाधन होते, उस सब पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होता। और उस व्यक्ति को पागल को पता नहीं है कि वो कभी जीता नहीं, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति रहेगा तो फिर अस्तित्व का संकट ही आ जाता, सोसाइटी होती नहीं। इन सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए यानी इस प्रकृति को बचाए रखने के लिए ये राज्य का अस्तित्व जरूरी था। तो राज्य क्या है? तो वह तंत्र जिसे जनता ने अपने हितों की रक्षा हेतु एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्थापित किया। ये बेस्ट परिभाषा है। आप इस परिभाषा को लिखेंगे अपने एग्जाम में, एग्जामिनर मन मोहित हो जाएगा। और ये बात जो मैं आपको आपके कानों में डाल रहा हूं बार बार बोलकर, वो आपको शायद समझ में आती होगी, आई होप। और आपको अगर ये समझ में आ रही है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप एक लाइक तो कीजिए। अब राज्य, एक और परिभाषा देख सकते हैं हम राज्य की। एक हम देख चुके जो हम पढ़े थे अभी। तो राज्य और किसे बोले? तो राज्य किसे बोले? एक संगठित इकाई को बोले जो शासन या सरकार के अधीन है। देखो, मैं कह रहा हूं कि राज्य हम उसे बोले, राज्य उस संगठित इकाई को बोले जो एक शासन या सरकार के अधीन है। शासन या सरकार कौन सी? तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार है, और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार है। तो राज्य और संगठित इकाई को हम बोल देंगे जो या शासन के या सरकार के अधीन है। इसका मतलब क्या हो गया? जब भी कोई राज्य बोले, सरकार बोले या शासन बोले, तो एक दूसरे के ये पूरक हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे जीवन में भी इस बात से लेकर, और आप 10 जनों को समझा सकते हैं। इस बात पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक्चुअल में वास्तविक रूप से जो राज्य का स्वरूप है या राज्य क्या है, तो आप किसी को भी पूछ लीजिएगा, भैया आपका जो निजी संबंधी होगा वो ये बताएगा राज्य का मतलब राजस्थान, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, राज्य का मतलब तमिलनाडु। आप उसे वास्तविक अर्थ आज समझा ही देना। आई होप दोनों परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब हम एक बात समझना चाहते हैं कि राजतंत्र में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको जब बताया था कि राजतंत्र में जो शक्तियां होती थी उनका विभाजन कैसा होता था और लोकतंत्र में कैसा होता था। तो एक थोड़ी सी परिभाषा, यानी यहाँ मैं पूर्ण रूप से आपको परिभाषा नहीं बता रहा हूँ राजतंत्र की और लोकतंत्र की, वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी है कि क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पे छोड़ दीजिए। एक बार आप भरोसा करके देखिए। तो मैं आपको राजतंत्र के बारे में बताऊं, तो राजतंत्र में जो शासन या सरकार की जो मुख्य केंद्र में था वो कौन होता था? राजा। जबकि लोकतंत्र में जो शासन या सरकार के केंद्र में कौन आ गया? तो जनता आ गई। ठीक है, मैंने कहा एक राजा लड़ाई करता था और लड़ाई करके दूसरे राज्य पर अपना अधिकार या आधिपत्य जमाता था। तो यहाँ पे जो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियां होती थी वो अपने आप खींच लेता था या अपने आप ले लेता था। तो तीनों जो शक्तियां होती थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, वो राजा के पास ही होती थी। तो इन शक्तियों में पृथक्करण नहीं होता था। और जब शक्तियों में पृथक्करण या विभाजन नहीं होगा तो कोई राजा या राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था होती है, राजतंत्र वाली व्यवस्था होती है, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें एक तो निरंकुशता निरंकुशता की प्रवृत्ति होगी। यानी राजा के पास विधायिका की शक्ति है, यानी विधायिका का मतलब होता है कि जो कानून बनाने वाली एजेंसी होती है वो होती है विधायिका, और जो कार्यपालिका है वो वो जो कानून बनाया गया उसको लागू करने का काम करेगी कार्यपालिका। और अब जो विधायिका और कार्यपालिका, इन दोनों ने जो काम किया वो जनता के हित में है या नहीं, इस बात को चेक करने का काम करेगी, या इस कानूनों की जो वैधानिकता है उसको चेक करने का काम करेगी कि ये जनता के हितों में है या नहीं।
वो कौन कर रहा है? वो न्यायपालिका कर रही है। लेकिन राजतंत्र में हम क्या देख रहे हैं? इन तीनों को खींचने का काम कौन कर रहा है? तीनों किसके पास है? तो राजा के पास है। तो फिर ये क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रेशनल रूप में अपनी भूमिका निभा पाएगी, यानी तार्किक रूप में और बिना भेदभाव के अपना काम कर पाएगी? नहीं, क्योंकि सारों पे अधिकार तो राजा का ही है। तो फिर शासन या सरकार में क्या हो सकता है? एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, निरंकुशता आ सकती है, या फिर हम कह दें व्यक्ति का शासन आ सकता है। राजा अपने हितों की पूर्ति हेतु जनता की बलि दे सकता है। राजतंत्र की ये कमी है सबसे बड़ी, और इसी कमी को हमने पूरा करने के लिए मैं कह रहा हूं आपको कि राजतंत्र में भी राज्य की स्थिति थी या अवस्थिति थी, उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन वहां पे शासन कैसा था? तो निरंकुश ही था, व्यक्ति का अधिकार ही था। और जब व्यक्ति का अधिकार होता है तो जनता की बलि चढ़ जाती है। इस बात से बचने के लिए हमने क्या किया? समय के साथ जब हम जितने हम आधुनिक हुए, हम इनोवेटिव हुए, हम सभ्य हुए, हम सिविलाइज्ड हुए, तो हमने लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र जो है विकास के साथ ही हमने लोकतंत्र को अपनाया। और लोकतंत्र की बात है तो जनता सर्वोपरि है, और जनता ने एक सामाजिक समझौता किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और अपनी जो शक्तियां थी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दी। और जब ये अधिकार सौंप दिए तो फिर एक समस्या आ रही थी, क्या विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपस में संबंधित होनी चाहिए, यानी एक ही विधायिका विधायिका में जो सदस्य बैठता है वही कार्यपालिका से संबंधित हो और वही न्यायपालिका से संबंधित हो, तो फिर वापिस समस्या आ जाएगी। कौन सी? निरंकुशता की या व्यक्ति के शासन की, यानी व्यक्ति शासन का सर्वोपरि इकाई हो जाएगा। तो फिर वापिस समस्या आ जाएगी, जनता का शोषण ना हो जाए। इस समस्या से बचाने के लिए सर्वप्रथम फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विचारधारा रख दी। और इसने क्या कहा कि विधायिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए और न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। और यही बात भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 50 में वर्णन भी आपको मिलता है, जहां बात की गई है शक्ति पृथक्करण की या पावर ऑफ द सेपरेशन की बात की गई है आर्टिकल 50 में। तो इससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति का शासन न होकर एक एक इकाई का शासन होगा। इससे जनता के हित सुरक्षित होंगे, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। इससे क्या हो जाएगा? जो निरंकुशता की प्रवृत्ति होती है, यानी तानाशाही की जो प्रवृत्ति होती है, वो कम हो जाएगी। और इस तानाशाही की प्रवृत्ति से तो बचाना है इंसान को, ताकि हो क्या, इससे क्या फायदा हो सकता है? जब व्यक्ति तानाशाही की प्रवृत्ति से बच जाएगा, इससे हो क्या जाएगा? व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व को बना पाएगा, व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा, वो स्वच्छंद जीवन जिएगा, तो अपने व्यक्तित्व को विकास विकसित कर पाएगा। और वो तभी कर पाएगा जब उसको मौका मिले। और जब मौका मिलेगा, आप वहां चाइना की स्थिति देख लीजिए। आप चाइना की स्थिति क्या है? वहां पे निरंकुशता बढ़ रही है, क्योंकि वहां व्यक्ति का शासन, व्यक्ति मजबूत है आज। जब जब व्यक्ति मजबूत हुआ, तब तक निरंकुशता की प्रवृत्ति जागी है। और निरंकुशता की प्रवृत्ति जब जब जागी, तब तब व्यक्ति की बलि चढ़ी है। और जब व्यक्ति बलि चढ़ता है तो लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। आज भारत में भी कोई मुद्दा उठता है तो विपक्ष की पार्टी यही कह रही है कि मोदी जी मजबूत हो रहे हैं। और जब मोदी जी मजबूत हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? जो विपक्ष वाली पार्टी है, मैं उनकी विचारधारा कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मजबूत है, यानी मोदी जी मजबूत है, तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी मजबूत है तो व्यक्ति का शासन हो रहा है। और व्यक्ति का शासन जब जो होता है, तब निरंकुशता की प्रवृत्ति आती है। और जब निरंकुशता की प्रवृत्ति आती है तो क्या होता है कि शासन में जनता की बलि चढ़ जाएगी। और हमने तो अधिकार लोगों ने ही इस शासन को दिए थे, यानी लोकतंत्र में लोगों ने ही अपने शासन जो अधिकार थे, राइट्स थे, सामाजिक समझौते के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दिए थे। तो फिर भैया हमारा ही शोषण करोगे आप? कैसे? इस चीज से बचाने के लिए एक विचारधारा आती है मॉन्टेस्क्यू द्वारा, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और यहीं से हम जो पॉलिटी की शुरुआत करेंगे तो वो पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां तक आपको बात समझनी थी। और अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ब्रिटेन में आज भी तो राजतंत्र है, मोनार्की है। तो भैया एक बात समझ लीजिए आप कि वहां पे जो राजतंत्र है आज का, वो कैसा है? तो वो संवैधानिक राजतंत्र है। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है।
इसका मतलब है कि वहां का जो राजा है वो नाम मात्र है और वास्तविक शक्तियां वहां की संसद में है। इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो यहां तक हमें बात समझनी थी और फिर हम अब आ जाते हैं जो हमारे आज की स्थिति है। और आज की स्थिति क्या है? सामाजिक समझौता से आज को जोड़िए आप कि सामाजिक समझौते के माध्यम से यानी हमने यानी मैं और आप आपने अपने अधिकार राज्य को दे दिए। और राज्य में कौन काम कर रहा है? तो राज्य में तीन इकाइयां काम कर रही है मुख्य रूप से। वो क्या है? तो पहली है लेजिस्लेटिव या विधायिका, दूसरी है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और तीसरी है जुडिशरी न्यायपालिका। और इसमें कौन बैठा हुआ? तो हम लेजिस्लेटिव की बात करें तो इसको हम भारत की जो लेजिस्लेटिव है वर्तमान, हम उसको संसद बोल देते हैं। संसद बोलते हैं ना। वहीं पे एग्जीक्यूटिव जो है वो है हमारी मंत्रिपरिषद। अब संसद के इस बात को ध्यान रखिए आप कि संसद के दो सदन है केंद्र में, जैसे लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ये कानूनों को बनाने का काम करते हैं। कार्य क्या है इसका? संसद का कार्य क्या है या लेजिस्लेटिव का कार्य क्या है? तो कानून बनाना। वही मंत्रिपरिषद क्या है? तो मंत्रिपरिषद में कौन बैठता है? या कार्यपालिका। कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद जो है उसमें कौन बैठ रहा है? जो सत्ता में पार्टी है यानी जो जीत की जो पार्टी आई थी तो कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी के कुछ नेता और मुख्य रूप से पीएम साहब। ये मंत्रिपरिषद के भाग है या कार्यपालिका का भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना या कानून का कानून को लागू करना। वहीं हम न्यायपालिका की बात कर लें तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? इन कानूनों की तर्क संगतता यानी कानून की। अब थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं आपको एक जो खाली स्लाइड है उस पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, राज्य को पढ़ के हम पढ़ चुके पहुंच चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं राजतंत्र की बात कर लेता हूं, कंपेरेटिव स्टडी करा देता हूं आपको। राजतंत्र में जो विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। ये हम देख चुके थे कि इन तीनों की शक्तियां जो होगी वो राजा में निहित होगी। ठीक है। वहीं लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में ये तीनों शक्तियां जो होगी पृथक्करण होगा तीनों का। और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। यहाँ पे होता है कि विधायिका और कार्यपालिका और जुडिशरी तीनों की शक्तियां पृथक होगी। इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। अब आप समझिए कि सिंपल सी बात समझिए आप कि जो वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे भारत की, वो कैसी है? थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा हमें। बेसिक जानकारी हमें यहाँ पे पढ़ लेनी है। जैसे जो विधायिका है और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका के दो स्तर है यानी एक है केंद्र में विधायिका यानी केंद्र की विधायिका अलग है और राज्यों की विधायिका अलग है। केंद्र की विधायिका अलग है और राज्यों की विधायिका अलग है। और केंद्र की विधायिका के कितने सदन है? तो दो है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह राज्यों में भी है। जो राज्यों की जो संसद होती है, संसद होती है तो केंद्र की जो संसद होती है, संसद के दो भाग होते हैं यानी विधायिका को संसद भी बोलते हैं हमारे भारत में। ठीक है। और वो संसद जो है वो केंद्र स्तर की विधायी एजेंसी है। तो उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य की जो विधायी
इकाई है, विधायी निकाय है, उसको हम बोल देते हैं विधान मंडल। और इसी विधान मंडल में क्या होता है, विधान सभा और विधान परिषद। अब सभी राज्यों में विधान परिषद उपस्थित नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पास वो शक्ति नहीं होती। मुख्य इकाई इस विधानसभा होती है, तो विधानसभा की उपस्थिति होती है, लेकिन जनरली कुछ 6 और 7, शायद 6-7 जो स्टेट है वहीं पे विधान परिषद है अभी वर्तमान में भारत में। तो आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा सिंपल सा, कि विधायिका के दो स्तर हैं, केंद्र पर एक विधायिका है, राज्य पर एक विधायिका है, और केंद्र पे जो विधायिका है उसको हम संसद बोल देते हैं, और राज्य की जो विधायिका है उस राज्य का नाम, जैसे राजस्थान विधानमंडल, सिर्फ बोल देते हैं हम विधानमंडल, राज्य की विधायी इकाई को। अब जो केंद्र की विधायी इकाई है संसद, उसके दो भाग हैं, उसके दो सदन हैं। कौन कौन से, तो लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह राज्य की जो विधायी निकाय है, विधायी उसका उसके भी दो सदन है, तो उसके दो सदन कौन कौन से हैं, विधान सभा और विधान परिषद। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या समझना चाह रहे हैं कि ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन विधायिका का जो कार्य था, मैंने आपको क्या बताया कि मुख्य कार्य क्या है इसका, कानून बनाना। विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है। वहीं कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कानून को, थोड़ी सी मैं इस चीज को सही कर देता हूँ। देखिए आप इस चीज को समझिए कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी तो, कार्यपालिका भी अगर स्तर को देखें, हम स्तर कितने हैं, तो जहां जहां विधायिका होगी वहां कार्यपालिका तो होगी, यानी केंद्र पर भी एक कार्यपालिका है, सेंट्रल लेवल पर भी, और राज्य स्तर पर भी, स्टेट लेवल पर भी एक कार्यपालिका है। मैंने आपको चीज बताया था, मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, तो वो वहां की कार्यपालिका हो गई। अब इस कार्यपालिका का जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, हम वो समझना चाहते हैं। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से, कार्यपालिका मुख्य रूप से कौन कौन होता है, एक तो जिसे हम सेंटर बोलते हैं पीएम, और राज्य पर सीएम। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप गौर करना है, इस पॉइंट को, वो क्या है कि जो भारत में कार्यपालिका होती है या बनती है, या फिर इस पॉइंट को हम कल अलग से इस चीज को समझना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, वो यही बताना चाह रहा था कि जो भारत में व्यवस्था है, तो भारत में स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण नहीं है, यानी कि जो विधायिका में मेंबर होते हैं, जैसे हम अगर भारत की बात करें, तो भारत में जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के दो सदन है, और इनके जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद, सांसद बोलते हैं। तो ये सांसद जो होता है, यानी विधायिका का भाग, वही जाके मंत्री बनता है और कार्यपालिका का भाग बन जाता है। जैसे बीजेपी अभी सरकार में है, तो बीजेपी के जो सदस्य मेंबर हैं, जो मंत्रिपरिषद में बैठे हुए हैं, कार्यपालिका में बैठे हुए हैं, वो विधायिका के भी सदस्य हैं। पर एक शर्त है, आपको देखो, आपको छूट मिलती है 6 महीने की, यानी आप 6 महीने तक मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हो बिना संसद की सदस्यता के। लेकिन जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे, उससे पहले आपको लास्ट 6 महीने की वार्निंग है, और 6 महीने मतलब 5 महीने, और फिर आपको 29 दिन होते ही छठा महीना जैसे लगने वाला होगा, आपको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी, यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इस मंत्रिपरिषद का भाग बनकर रहोगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब क्या है, जो मोंटेस्क्यू साहब कह रहे थे कि शक्ति का स्पष्ट या पृथक्करण होना चाहिए, स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए, तो भारत में मौजूद है क्या, नहीं, क्योंकि भारत में तो विधायिका के सदस्य होते हैं, वही कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं, तो आपस में सहसंबंध पाया जाता है इसमें दोनों में, यानी यहाँ शक्ति का पृथक्करण नहीं हो रहा है।
शक्ति का पृथक्करण मौजूद नहीं है। विधायिका के सदस्य जो हैं वही कार्यपालिका में बैठ रहे हैं। तो ये गलत चीज है, शक्ति का पृथक्करण नहीं हो रहा। जब शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा तो कहीं न कहीं निरंकुशता आने की प्रवृत्ति रहती है। नहीं, ऐसा और होगा नहीं। तो कैसे? जैसे अब मेरी बात सुनिए, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भारत में जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है। और क्या करती है कि विधायिका जो है, विधायिका और प्लस जो कार्यपालिका है, इन दोनों को संवैधानिक यानी जो संविधान की मर्यादा है, यहाँ लिखता हूं ऊपर आप देखिए, जो संविधान की मर्यादा है, संविधान की मर्यादा यानी कोई गलत कानून नहीं बनाओगे जो जनता के हितों के विपरीत चला जाए, उसको बनाने का काम है इसका। और अगर भारत के जो सिस्टम की जो व्यवस्था है उसका मैं एक वैन आरेख बनाऊं तो वैन आरेख कैसा बनेगा वो आप देखिए। हाँ, क्या हो गया? भारत के अगर सिस्टम का मैं वैन आरेख बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये हो गया भारत की संसद। पूरा बड़ा गोला जो है भारत की संसद है। और भारत की संसद में का ही भाग हो जाएगा मंत्री परिषद, क्योंकि संसद में से ही चुन के आ रहे हैं यहाँ पे। एक गोले के अंदर छोटा गोला है मंत्री परिषद। इस बात को और आप गौर कीजिए। नहीं बना, एक ये बड़ा गोला हो गया संसद और इसी के अंतर्गत है मंत्री परिषद। इस बात को आप समझ गए होंगे, आई होप। लेकिन जो जुडिशरी है यानी ये हो गया एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, और ये हो गई संसद या लेजिस्लेटिव। वहीं पे जो जुडिशरी है वो बाहर बैठती है, अलग है। वो शक्ति का पृथक्करण दिख रहा है यहाँ पे, यानी जुडिशरी ऐसी है और ये गोला बनेगा आपको, फिर ये बनेगा इकाई, यानी ये जुडिशरी हो गई और ये एग्जीक्यूटिव होगी या मंत्रिपरिषद हो गई और ये लेजिस्लेटिव हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत का सिस्टम कैसे वो काम कर रहा है या कैसा है। बस यहाँ पे शर्त है कि आप 6 महीने बिना संसद की सदस्यता के मंत्रिपरिषद के मेंबर बन सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद आपको संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप किसी भी सदन से मंत्री बन सकते हो, यानी राज्यसभा से भी आप बन सकते हो और लोकसभा से भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे दिक्कत आने वाली है ब्रिटेन के संविधान में, तो वो हमें समझना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हम यहीं पे इस क्लास को रोकेंगे और जो अगली क्लास है हम इसी को, जो भारत का संविधान है या भारत में जो शासन की व्यवस्था है, उसको अन्य देश के संविधान से कंपेयर करेंगे। तो वो